सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन प्लेनेट नौहर पर। और आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ कक्षा 3 पर्यावरण का चैप्टर नंबर 4 स्वच्छता की आदत। एक कविता के माध्यम से इस पाठ में प्रारंभ से ही स्वच्छता का एक संदेश दिया गया है। हम भी इस कविता को यदि हमारे जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वच्छ रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। रोज नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में शौच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ। रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटे। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। अब हम इस कविता में बात करते हैं। देखिए, कविता के माध्यम से पूरा सार इस पाठ का आ गया है। रोज नहाना लगता अच्छा, यानी जिसको रोजाना स्नान करना अच्छा लगता है, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। वह बच्चा, वह विद्यार्थी हमेशा स्वच्छ रहेगा जो रोज स्नान करेगा। खुले में शौच कभी न जाओ। शौच के लिए हमें शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। यदि हम खुले में शौच जाएंगे तो हैजा उल्टी दस्त यह रोग फैलेंगे। इसलिए खुले में शौच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ, ये रोग होंगे ही नहीं। रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटें। कई बच्चों को आदत होती है कि वो नाखून को दांत से काटते रहते हैं। यह बिल्कुल ही बुरी आदत है। हमें हमारे नाखून दांत से कभी नहीं काटने चाहिए। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। यदि हम खाना ढका हुआ रखेंगे तो उसमें मक्खी, मच्छर, कोई अन्य प्रकार की गंदगी उसमें नहीं आएगी और हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे। तो पाठ को आगे प्रारंभ करते हैं। गुरमीत प्रतिदिन सुबह समय पर उठता है। सबसे पहले वह शौच करने जाता है। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोता है। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ करने के लिए मंजन करता है। निश्चित रूप से आप में से भी लगभग सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से प्रतिदिन समय पर उठते हैं और सबसे पहले शौच करने के लिए जाते हैं। अब मैं इसमें एक बात आपके लिए और जोड़ूंगा कि आप उठने के बाद में आप पानी पीजिए। सामान्य तापक्रम का जो पानी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत पीजिए आप, फ्रीज का। आप पानी पीजिए और पानी पीने के बाद आप शौच करने के लिए जाइए। उसके बाद में आप साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोइए। अब अच्छी तरह से हाथ धोने का मतलब है कि साबुन के झाग आपके हाथों में अच्छी तरह से हो जाएं और फिर हाथ को ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं अंगुलियां अच्छी तरह से आप साफ़ करें। और उसके बाद में आप अपने दांतों को साफ़ करें। दांतों को साफ़ करने के लिए आप मंजन का उपयोग करें। ब्रश की सहायता से आप अपने दांत को साफ़ करें। और दांत को साफ़ करने के लिए ब्रश को आप ऊपर नीचे, दाएं बाएं न चलाकर ऊपर नीचे उस ब्रश को चलाइए। आपके दांत खराब नहीं होंगे और दांतों की सफाई अच्छी तरह से होगी। अब देखिए, आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? तो निश्चित रूप से आप सुबह उठते ही सबसे पहले आप
पानी पिएंगे, उसके बाद में शौच करने के लिए जाएंगे, फिर मंजन करेंगे, फिर स्नान करेंगे। यही आपकी दिनचर्या रहती है। आप इसमें एक बात और भी जोड़ सकते हो कि आप जैसे ही प्रातःकाल उठो तो उठते ही आप सबसे पहले इस धरती माता को आप प्रणाम कीजिए। आप जहाँ भी सो रहे हैं तो जो आपका फर्श है नीचे वो आपकी धरती माता है, आप उसको प्रणाम कीजिए और उसके बाद में अपने आगे के आप काम प्रारंभ कीजिए। आप इसमें एक बात और भी जोड़ सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। आप अपने हाथों को देखकर यह श्लोक भी बोल सकते हैं। यह श्लोक आप बोलकर अपने हाथों को देखेंगे और फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। फिर आप शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो निश्चित रूप से आप शौच करने के लिए शौचालय में जाते हैं। आजकल तो ऐसी कोई गांव वगैरह कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे शौचालय नहीं बना हुआ है, तो आपको शौच करने के लिए शौचालय में ही जाना चाहिए। इसके बाद में देखिए, शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शौच करने के बाद में जो हमारे हाथ हैं वो गंदे हो जाते हैं, उनमें कीटाणु लग जाते हैं। तो उन कीटाणुओं को साफ़ करने के लिए हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना ज़रूरी होता है। आप दांत किस से साफ़ करते हैं? तो ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं, जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो दांतों को मंजन और ब्रश की सहायता से साफ़ करते हैं। इसके अलावा आप दातुन का भी उपयोग कर सकते हो। बबूल है, नीम है, उसकी दातुन से भी दांत साफ़ किए जा सकते हैं। आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं? तो जो ब्रश है उसके ऊपर आपको मंजन लगाना चाहिए और मंजन लगाने के बाद में आपको चित्र में जैसे दिखाई दे रहा है तो उसमें जो ब्रश है उसको आपको ऊपर नीचे चलाना चाहिए। जैसे अभी ये जो बच्चा इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यह भी इसी प्रकार से। अब इसमें जो ब्रश को चलाने की जो तरीका होगा, एक बार ब्रश को आप ऐसे ऊपर ले जाइए और एक बार फिर ब्रश को नीचे लाइए, फिर आप इसको ऊपर ले जाइए, फिर आप इसको नीचे लाइए। ऐसे ऊपर नीचे करके आप दांतों को साफ़ कीजिए। ये तो है दांतों को साफ़ करने का सही तरीका। और कई क्या करते हैं, ब्रश को ऐसे लेके जाते हैं, इधर ले गए और फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए, फिर इधर ले गए। ये दांतों को साफ़ करने का एक गलत तरीका है। इस प्रकार से दांत साफ़ नहीं करने चाहिए। ऊपर नीचे इस प्रकार से इसको चलाना चाहिए और ऐसे ही दांतों को साफ़ करना चाहिए। अब देखिए, दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है? दांतों की सफाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम खाना खाते हैं, जो कुछ भी अन्य हम पदार्थ खाते हैं, तो वो कुछ न कुछ दांतों में फंस जाता है और वो दांतों में फंस जाता है तो वो दांतों में सड़ने लग जाता है और सड़ने के बाद में दांतों को वो ख़राब करता है। इसलिए जो अन्न कण, अन्य जो खाद्य पदार्थ है वो दांतों में जो फंस जाते हैं, उनको हटाने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए हमें दांतों की सफाई आवश्यक है। सुबह उठते ही शौच जाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। उसके पश्चात साबुन से हाथ धोने पर हाथ पर लगी गंदगी दूर हो जाती है। दांतों की सफाई नीम के दातुन या ब्रश से करनी चाहिए। रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। अब सोने से पहले हमें ब्रश क्यों करना चाहिए? क्योंकि रात्रि को सोने से पहले यदि हम ब्रश नहीं करेंगे तो जो अन्न के कण, जो खाद्य पदार्थ हमारे दांत में है, वो पूरी रात हमारे मुंह में रहेंगे और हम सोएंगे तो हमारा मुंह बंद रहेगा, तो उनमें सड़न पैदा होगी। इसलिए सोने से पहले रात्रि को दांतों को ब्रश से साफ करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके बाद में देखते हैं, गुरमीत रोज़ाना स्नान करता है। वह ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो जाएं। वह बगल, गर्दन, कान, कहाँ सफाई करनी है? बगल की, गर्दन की, कान की, और फिर पीछे यानी पीठ, जांघ, इन सब की सफाई करनी चाहिए। और सफाई करने के बाद में स्नान के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से अच्छी तरह से पोंछना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, गीले ही वहाँ से बाहर निकल आते हैं और कपड़े पहन लेते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है। तौलिए से शरीर को रगड़कर अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद में जो स्कूल की गणवेश है, ड्रेस है, वो पहनकर
और बालों में तेल लगाकर उसमें कंघी करनी चाहिए। गुरमीत भी इसी प्रकार से करता है और तैयार होकर विद्यालय जाता है। अब उसके साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्ष से विद्यालय में स्वच्छता का पुरस्कार जीत रहा है। जो बच्चे विद्यालय में साफ सुथरे बनकर रोजाना जाते हैं तो विद्यालय उनको स्वच्छता का इनाम देता है, पुरस्कार देता है। अब आप लोग बताइए, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक है? हाथों में गंदगी लग जाती है, इसलिए गंदगी को साफ करने के लिए हमें साबुन लगानी चाहिए, इसलिए शौच के बाद साबुन से हाथ धोना आवश्यक है। हमें साफ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए? हमें स्वस्थ रहने के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। यदि हम मैले कुचैले गंदे कपड़े पहनेंगे तो उनमें कीटाणु लगे रहते हैं और फिर वो कीटाणु हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। इसलिए हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे तो हमें स्वयं को अच्छा लगेगा, हम अच्छे दिखेंगे। इसके लिए अच्छा दिखने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। गुरमीत के पिताजी हर रविवार को उसके हाथ व पैर के नाखून काटते हैं, सिर पर तेल की मालिश करते हैं, उसे तैयार करके गुरुद्वारे ले जाते हैं। अब आपके नाखून कौन काटता है? आप छोटे हो तो आपके नाखून आप स्वयं तो काट नहीं सकते, तो आपकी मम्मी काटेगी या आपके पापा नाखून काटेंगे। आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हो? लगभग 1 सप्ताह के बाद में, 7 दिन के बाद में अपने नाखून कटवाने चाहिए। कोई एक वार तय कर लेना चाहिए, रविवार का या सोमवार का, और उस निश्चित वार को हमें हमारे हाथ और पैर के नाखून काटने चाहिए। नाखून काटते समय ध्यान रखना चाहिए, एकदम नीचे से नाखून नहीं काटना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर से नाखून काटना चाहिए। समय समय पर नाखून काटना क्यों ज़रूरी है? हम नाखून भी इसलिए काटना ज़रूरी है क्योंकि नाखून बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाएंगे तो हम अगर किसी के साथ में हमारा कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, हमने हाथ उसके लगाया तो हमारे नाखून से उसके चोट लग सकती है और हमारे नाखून में मैल फंस जाता है। तो नाखून के अंदर जो मैल फंस जाता है, जब हम भोजन करेंगे तो वो मैल हमारे मुंह में चला जाएगा, फिर हमारे पेट में चला जाएगा, हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए समय पर नाखून काटना चाहिए। अब नाखून नहीं काटने पर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नाखून नहीं काटने पर हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि नाखून में जो मैल फंसा होता है वो हमारे पेट में चला जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे। नहाने से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। हमें सप्ताह में 1 बार नाखून अवश्य काटने चाहिए, जिससे नाखूनों में फंसी गंदगी खाने के साथ में हमारे शरीर में, हमारे पेट में नहीं जाए। ये तो हमारे शरीर की सफाई होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं घर की सफाई की। स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के साथ साथ आसपास का परिवेश भी स्वच्छ होना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारी गली, वो भी साफ़ होना चाहिए। हम अधिकतर समय अपने घर व विद्यालय में रहते हैं, अतः हमें अपना घर, पड़ोस व विद्यालय को साफ रखने चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ हमें सार्वजनिक स्थान वे स्थान होते हैं जिन स्थानों का सभी लोग उपयोग करते हैं, जैसे एक पार्क हो गया, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये ऐसे स्थान सार्वजनिक स्थान होते हैं। तो विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन जगहों पर भी हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब हमें साफ़ सफाई का ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हमें स्टेशन के ऊपर जाके हमें कोई झाड़ू लगानी है, हमें वहाँ पर कचरा नहीं फैलाना है। ये जो स्थान है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, अस्पताल, सभी जगह कूड़ेदान रखे होते हैं, कचरा पात्र रखे होते हैं। तो हमें जो कोई भी कचरा है उसको हमें कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, अन्य स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ये सार्वजनिक जो स्थान है वो साफ रहेंगे। अब आप देखिए, इसमें एक सार्वजनिक पार्क का चित्र है और उस चित्र में एक जो सेवा कर्मचारी है वो उस पार्क की सफाई कर रहा है और एक यहाँ पे जो बालक है वो कचरे को कचरा पात्र में डाल रहा है। तो हम कचरे को कचरा पात्र में डालकर हम सफाई में योगदान कर सकते हैं। अब आप बताइए, आपके घर में रोजाना झाड़ू कौन लगाता है? आप में से कई भैया ऐसे हो सकते हैं जिनको यह अवसर मिलता होगा, लेकिन अक्सर क्या होता है कि आपके घर में रोज़ाना झाड़ू लगाने का काम आपकी माताजी यानी आपकी मम्मी करती है, आपकी बड़ी बहन करती है। तो घर में जो माता बहन बड़े होते हैं वो झाड़ू लगाने का काम अक्सर करते हैं। किस त्यौहार पर आपके पूरे घर की सफाई होती है बताइए आप? वो त्यौहार जिसमें आप खूब पटाखे चलाते हैं, यानी दीपावली का जब त्यौहार आता है तो हम पूरे घर की सफाई करते हैं।
आपका घर साफ रहे इसके लिए आप घर में क्या मदद करते हैं? आपका घर साफ रहे इसके लिए आप घर में कचरा नहीं फैलाएंगे। कोई आपके कागज़ हैं, कोई आपकी कापी है, उसको आप साफ़ रखेंगे। कोई मान लीजिए आपने कोई केला खाया, उसका छिलका है, तो उसको ऐसे नहीं डालेंगे, कचरा पात्र में डालेंगे। और आपने बिस्किट खाए हैं तो बिस्किट का जो ऊपर रैपर है उसको हम ऐसे नहीं फेंकेंगे, उसको कचरा पात्र में डालेंगे। तो इस प्रकार से हम घर की सफाई में हम योगदान कर सकते हैं। घर में यदि आपकी माताजी, आपकी बड़ी बहन वो किसी कारण से सफाई नहीं कर सकते हैं तो आप भी सफाई करके आप मदद कर सकते हैं। आपके घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाता है? प्रत्येक घर में लगभग आजकल कचरे का पात्र होता है जहाँ कचरा इकट्ठा करते हैं। और आजकल शहरों में तो नगर पालिका, नगर परिषद की तरफ से कचरा एकत्र करने के लिए गाड़ियाँ आती है। तो वो गाड़ियाँ आती है और वो आवाज़ लगाते हैं, एक गीत उसमें चलता रहता है। और जब वो गाड़ी आती है तो वो कचरा प्रत्येक घर के जो लोग हैं वो अपने घर घर का कचरा जो उसमें डाल देते हैं, वहाँ उस कचरे को फेंक दिया जाता है। गांव में इसी प्रकार से अगर गाड़ी आती है तो वहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो फिर एक जगह कोई स्थान तय किया होता है। अक्सर कई लोग ऐसा गड्ढा बना लेते हैं, उस गड्ढे में कचरा डालते रहते हैं, उस गड्ढे को फिर ऊपर से समतल कर देते हैं। हमें अपने घर का कूड़ा कचरा घर के बाहर ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद द्वारा तय किए गए स्थान पर ही डालना चाहिए। या तो गाड़ी आएगी या कोई स्थान तय किया हुआ है, बड़े बड़े कचरा पात्र रखे होते हैं, वहाँ भी हम डाल सकते हैं। कचरा यदि हम इधर उधर फेंकेंगे तो उससे गंदगी होगी और बीमारियाँ फैलेगी। अगला जो टॉपिक है हमारा, घर की सजावट। अब सजा हुआ घर सबको अच्छा लगता है। हम विशेष जब अवसर आते हैं, त्यौहार आते हैं, शादी ब्याह होता है तो फिर घर की साफ़ सफाई करने के साथ साथ में सजावट भी करते हैं, क्योंकि सजावट से मन प्रसन्न होता है और हमारा घर सुंदर लगता है। तो हम घर में जब उत्सव होता है, पर्व त्यौहार, शादी ब्याह होने पर घर की साफ़ सफाई करने के साथ साथ सजावट भी करते हैं। अब आप देखिए, इसमें जो दो आपको चित्र दिखाए गए हैं, घर के चित्र, एक घर के बाहर का चित्र है, एक घर के अंदर का चित्र है। तो उसमें सजावट की गई है। तो ये जो सजावट की गई है वो इस प्रकार से, जो दीवार के ऊपर जो इस प्रकार से बना के सजावट की जाती है उसको कहा जाता है, राजस्थान में यह एक सजावट करने का तरीका है जिसको हम मांडना भी कहते हैं। और ये भी इसी का रूप है। और कई जगह जो इसी प्रकार से सजावट की जाती है जिसमें रंगों की सहायता से डिजाइन बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है रंगोली। अब इसमें सूखे रंगों से भी रंगोली बनाई जाती है और गीले रंगों से भी रंगोली बनाई जाती है। भारत के जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश इत्यादि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहाँ ऐसी प्रथा है कि प्रत्येक घर के आगे नित्य रंगोली वो बनाते ही हैं। तो हमारे यहाँ भी दीपावली आदि जब त्यौहार आते हैं तो घर में जो माताएं बहनें होती हैं वो रंगोली बनाकर तरह तरह की सुंदर रंगोलियाँ बनाते हैं। विद्यालय में भी कई बार रंगोली बनाने की प्रतियोगिता होती है और तरह तरह की सुंदर रंगोलियाँ विभिन्न प्रकार के संदेश देते हुए बनाई जाती है। अब देखिए, आपके घर की सजावट किस प्रकार की जाती है। घर की सजावट करने से पहले हमें घर की एकदम साफ़ सफाई करनी चाहिए। और साफ़ सफाई करने के साथ साथ जब हम घर की सजावट करते हैं तो कई बार हम जो फूल हैं, पत्ते हैं, उनकी सहायता से भी हम सजावट कर सकते हैं। फूलों की माला बनाकर उसको हम ऐसे सीधे सीधे लटका के या गोल गोल घुमाकर उससे भी सजावट कर सकते हैं। और कई बार इस प्रकार से प्लास्टिक की एक कृत्रिम रूप से बनाई हुई मालाएं भी आती है, उससे भी सजावट करते हैं। रात्रि को सजावट करने के लिए घर पे लाइटें लगाई जाती है, उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाती है, उससे घर रात्रि को सुंदर लगता है। और विभिन्न प्रकार के फर्श के ऊपर नीचे सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाकर भी हम घर की सजावट कर सकते हैं। घर की सजावट में आप किस प्रकार से वो करते हैं? छोटे छोटे काम करके, या घर के जो बड़े आपको कहते हैं आप ये काम कर दीजिए, आप रंग ला दीजिए, आप इस को यहाँ पकड़िए, छोटे छोटे काम आपको जो बताते हैं उस प्रकार के काम कर दीजिए। आप घर की सजावट कब कब करते हैं? जब कोई भी त्यौहार होता है,
दीपावली के दिन हम सजावट करते हैं। अब घर में किसी के विवाह है तब हम सजावट करते हैं। घर में अन्य कोई उत्सव है उस समय भी हम सजावट करते हैं। जब भी कोई खुशी का अवसर आता है तो हम घर की सजावट करते हैं। आपको अपनी कक्षा की सजावट करनी हो तो कैसे करेंगे? कक्षा में आपको इसकी चर्चा करनी है। कक्षा की सजावट करने के लिए आप कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए, अपने अध्यापक से आप बात कीजिए। तो कक्षा की आप सजावट भी कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो प्लास्टिक की सजावट करने की मालाएं इत्यादि आती है उससे आप सजावट कर सकते हैं। गुब्बारे लगा सकते हैं, गुब्बारे फुलाकर कक्षा में जगह जगह लगाकर उससे भी सजावट हो सकती है। अच्छे सुंदर प्रेरक वाक्य लिखकर भी कक्षा की सजावट की जा सकती है। अब नीचे यह एक चित्र दिया गया है। ऐसा चित्र जिसमें केवल बाहर की आउटलाइन होती है उसको हम कहते हैं रेखा चित्र। तो ये घर का रेखा चित्र दिया हुआ है। इसमें आपको सुंदर सुंदर रंग भरकर अपनी कल्पना के हिसाब से रंग भर के इसको आपको सजाना है। अब गांव में जो सफाई होती है वो जल, बिजली, सड़कें, सिंचाई, यानी गांव में सफाई, जल, बिजली, सड़क, सिंचाई, इसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत करती है। ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ सकते हैं गांव में सफाई, बिजली की व्यवस्था कौन करते हैं? तो यह व्यवस्था करती है ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, और जो इस पंचायत के सदस्य होते हैं उनको कहते हैं वार्ड पंच। अब इसमें छोटे छोटे 3 प्रश्न बन गए हैं, इसलिए आपको सबको अच्छी तरह से याद रखना है। सरपंच तथा वार्ड पंच का चुनाव जनता करती है। अब जनता कहाँ की? उसी गांव की जनता करेगी। इसी प्रकार शहरों में नगर पालिका होती है, और जो बड़े शहर हैं उनमें होती है नगर परिषद। और उससे जो बड़े शहर हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे जयपुर है, कोटा है राजस्थान के, वहाँ होती है नगर निगम। इन्हें शहरी निकाय कहते हैं। किसको? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनको शहरी निकाय कहते हैं। और उनके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, जिन्हें पार्षद कहते हैं। इनको वार्ड मेंबर भी कहते हैं। सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए उन्हें धन देती है, पैसे देती है। कुछ धन ये संस्थाएं अपने स्तर पर भी जुटाती है। इनसे हमारे गांव व शहरों का विकास होता है। अब आपसे कोई पूछ सकता है ये संस्थाएं अपने स्तर पर धन कैसे जुटाती है? तो जो नगर पालिका, नगर परिषद है, वो हाउस टैक्स, गृह कर के नाम से, और आजकल तो विज्ञापन करने के लिए जगह जगह जो बोर्ड लगाते हैं उसका भी पैसा कुछ न कुछ उसका चार्ज, कुछ किराया उसका नगर पालिका, नगर परिषद लेती है। इसी प्रकार से कोई मेले इत्यादि लगते हैं तो उसका भी किराया लेते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कामों से नगर पालिका, नगर परिषद अपने स्तर पर भी कुछ धन जुटा लेती है। अब आपको पता करना है आपके मोहल्ले का वार्ड पंच या पार्षद का नाम क्या है। आप पता कीजिए अपने घर में। आप पूछिए तो आपके माता पिता वो आपको बता देंगे। अपने आस पड़ोस से पता कर सकते हैं। आपके गांव शहर में इन संस्थाओं ने क्या क्या कार्य करवाए हैं, और आपके विद्यालय का भवन किसने बनाया है। आप अपने गांव या शहर में क्या क्या विकास चाहते हैं। ये सारी जो बातें हैं वो आप अपने माता पिता के साथ में बैठकर उनसे आपको चर्चा करनी है, और उसके बाद में उनकी सहायता से आपको इसके उत्तर लिखने हैं। आपके विद्यालय का भवन किसने बनाया? आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य पूछ सकते हैं। आप अपने अध्यापक से ये बात पूछ सकते हैं। और आप अपने गांव या शहर में क्या क्या विकास चाहते हैं, ये इस बात की चर्चा आप अपने माता पिता की सहायता से कर सकते हैं, और फिर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब इस पाठ में आपने सीखा कि शरीर के सभी अंग, जैसे आँख, नाक, कान, दांत, बाल, हाथ आदि की नियमित सफाई आवश्यक है, और स्वस्थ शरीर अच्छी आदतों पर निर्भर करता है। प्रातः उठकर दांतों को साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, नियमित स्नान करना आदि अच्छी आदतें होती है। आपसे पूछ सकते हैं अच्छी आदतें कौन सी होती है, तो आप कहोगे प्रातः उठकर दांतों को साफ करना, खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, नियमित स्नान करना, ये अच्छी आदतें होती है। इसमें आप 1-2 बातें और भी जोड़ सकते हैं। अपने माता पिता का कहना मानना, ये भी अच्छी आदत होती है। अपने गुरुजनों का कहना मानना, ये भी अच्छी आदत होती है। सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना, ये भी अच्छी आदत है। कुछ अपने आप जोड़ सकते हैं आप। शरीर की सफाई के साथ साथ घर, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि हम तभी स्वस्थ रहेंगे जब हमारा घर, विद्यालय, हमारे आसपास का जो परिवेश है वो साफ रहेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और हमें सदैव कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। त्योहारों पर
मांडने, रंगोली, फूल, पत्तियों व बिजली के छोटे बल्ब आदि से सजावट की जाती है। और जनप्रतिनिधि विभिन्न योजनाओं द्वारा हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार से हम साफ सफाई रख सकते हैं, हमारे शरीर की सफाई कैसे कर सकते हैं, हम घर को कब सजाते हैं, घर का कचरा हमें कहाँ डालना चाहिए। इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी की। तो निश्चित रूप से आपने इस पाठ में सीखा है, और जो आपने सीखा है, तो सबसे पहले हमने एक कविता के माध्यम से इस पाठ में हमने देखा था, उसको हमें अपने मन में अच्छी तरह से उतारना है और हमें स्वच्छता की आदत को हमारे जीवन में ढालनी है।